इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी m अपॉन n आ गई, m अपॉन n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। मैंने m1 से डिवाइड कर दिया, m1 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। m1 अपॉन n, m1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन s, तो ये तो a की प्रोबेबिलिटी बन गई, a की प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज दिस? m नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में m1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर रहे हो। क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? इंटरसेक्शन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जिस इवेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड करते हैं, इंटरसेक्शन में यहाँ दूसरा इवेंट शामिल है बी, इट मीन्स इट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैव ऑलरेडी अकर्ड। अभी थोड़ी देर पहले जो 2/3 मैंने लिखा था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस से ऊपर डिवाइड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस से नीचे डिवाइड, तब ये प्रोबेबिलिटी में चेंज हो गया था। तो वो केस आपके पास है। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैव ऑलरेडी अकर्ड। तो ये जो हमारा रिजल्ट दिया हुआ था वो आ जाएगा। यहाँ m1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की बजाय आप m2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये बन जाएगा ए की प्रोबेबिलिटी जब बी अकर हो चुका। तो हमारे पास दो इवेंट्स के, अब आप देखोगे इसके अंदर इसका यूज कहाँ पर है, जो आपने क्वेश्चन भेज रखे हैं मैक्सिमम के अंदर यूज है, मैक्सिमम के अंदर हमें वहाँ दो इवेंट्स के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी बतानी है। हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, हस्बैंड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, वाइफ के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। हस्बैंड रिजेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वाइफ रिजेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और उसके बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों रिजेक्ट होंगे, इसका मतलब उन दोनों इवेंट्स के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो दो इवेंट्स के साइमल्टेनियस अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है, किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ, इस रिजल्ट का जर्नलाइजेशन अगर मेरे पास इवेंट दो की बजाय 3 दिए हुए हैं, ए बी और सी के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी जब ए अकर हो चुका, और सी की प्रोबेबिलिटी जब ए और बी दोनों अकर हो चुके। इसका मीनिंग है कि मैं सी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं जब ए और बी दोनों अकर हो चुके। अगर इवेंट 3 दिए हुए तो यहाँ पर इवेंट n भी हो सकते हैं। पहले की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे की प्रोबेबिलिटी जब पहला अकर हो चुका, तीसरे की प्रोबेबिलिटी जब पहले दोनों अकर हो चुके, चौथे की प्रोबेबिलिटी जब पहले तीनों अकर हो चुके, एंड सो ऑन। एप्लीकेशन, इसको अप्लाई कैसे करेंगे? रिजल्ट को अप्लाई कैसे करेंगे? ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की बातें चल रही हैं, लेकिन क्योंकि उन चीज़ों को अप्लाई किया हुआ है तो हर क्वेश्चन में मैं ऐसा कहूँगी बेटा ऐसा होता है, उसकी बजाय पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस, उसके बाद क्वेश्चन। सपोज आपके पास व्हेन 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, चलो 4 लंबा हो जाएगा, 3 कर लो। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 and without replacement. From a pack of 52 cards, find the probability of drawing spade cards in all the 3 draws. बेटा 52 कार्ड्स में से इस क्वेश्चन को मैं तीनों तरीके से निकालूंगा। 1 by 1 एंड विदाउट रिप्लेसमेंट 3 कार्ड निकालने हैं, फिर 1 by 1 और विद रिप्लेसमेंट 3 कार्ड निकालेंगे, और उसके बाद एक साथ 3 कार्ड निकालेंगे। तीनों केसेस में क्या डिफरेंस आएगा?
पहला केस है 1/1 और विदाउट रिप्लेसमेंट। मुझे तीनों कार्ड स्पेड चाहिए। पहले ड्रा में स्पेड कार्ड निकालना मैं कह दूंगा इवेंट ए, या उसको आप S1 कह दो, S फॉर स्पेड एंड 1 इन फर्स्ट ड्रा। S1, S2 and S3 be the events of drawing spade card in first, second and third draw respectively। अब आपको ये जरूर पता हो कि S1 जो इवेंट है वो अक्कर कब होगा। 52 कार्ड्स में से मैंने पहला कार्ड निकाला, अगर वो स्पेड कार्ड है तो S1 अक्कर हो गया, और अगर वो स्पेड नहीं है तो S1 का कॉम्प्लीमेंट अक्कर हो गया। हर ड्रा के साथ अकरेंस एसोसिएटेड है या तो इवेंट की या उसके कॉम्प्लीमेंट की। जब पहला ड्रा परफॉर्म किया जाएगा या तो S1 अक्कर होगा या उसका कॉम्प्लीमेंट अक्कर होगा। अगर स्पेड कार्ड पहले ड्रा में निकल गया तो इवेंट S1 अक्कर हो गया, और नहीं निकला तो S1 का कॉम्प्लीमेंट अक्कर हो गया। दूसरे ड्रा में स्पेड कार्ड निकल गया तो S2 अक्कर हो गया, नहीं निकला तो S2 कॉम्प्लीमेंट। तीसरे ड्रा में स्पेड कार्ड निकल गया तो S3, और नहीं निकला तो S3 कॉम्प्लीमेंट। मुझे तीनों कार्ड स्पेड चाहिए, तीनों। पहला स्पेड कब होगा, जब S1 अक्कर हो। दूसरा स्पेड कब होगा, जब S2 अक्कर हो। तीसरा स्पेड कब होगा, जब S3 अक्कर हो। और तीनों स्पेड कब होंगे, जब ये तीनों एक साथ अक्कर हो जाएं साइमल्टेनियसली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग स्पेड कार्ड इन द 3 ड्राफ्ट, इन ऑल ड्राफ्ट, और सिंपली इसको कहते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ऑल द 3 स्पेड कार्ड्स। तीनों जो ड्रा हैं उनमें स्पेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी S1, S2 और S3 का साइमल्टेनियस अकरेंस, और नहीं आएगा बीच में। और का मतलब क्या है, S1 और S2 और S3 यूनियन का मतलब है कि या तो S1 अक्कर हो गया, पहला स्पेड निकल गया, हो सकता है दूसरा स्पेड निकल जाए, हो सकता है तीसरा स्पेड निकल जाए, और हो ये भी सकता है कि तीनों भी स्पेड निकल सकते हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है। इस केस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि तीनों ही स्पेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 मल्टीप्लिकेटिव लॉ लगा दिया, मल्टीप्लिकेटिव लॉ। प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 when S1 have already occurred, probability of S3 when S1 and S2 have already occurred। जो S1 अक्कर हो चुका, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ड्रा में एक स्पेड कार्ड निकल चुका, बस इसका मतलब ये हुआ। S1 अक्कर होने का मतलब क्या है कि पहले ड्रा में एक स्पेड कार्ड निकल चुका। S1 और S2 दोनों अक्कर होने का मतलब है कि पहले और दूसरे ड्रा में 2 कार्ड स्पेड निकल चुके। तीसरा स्पेड कार्ड निकालने से पहले ऑलरेडी 2 स्पेड कार्ड पहले निकले हुए। अब डायरेक्ट आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है। S1 की प्रोबेबिलिटी, पहले ड्रा में स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 13/52। पहले ड्रा में एक स्पेड कार्ड निकल चुका, स्पेड बच गए 12, टोटल बच गई 51। तो दूसरे ड्रा में स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी 12/51। S1 और S2 दोनों अक्कर हो चुके, इसका मतलब क्या है कि पहले और दूसरे ड्रा में 2 स्पेड कार्ड निकल चुके, तो स्पेड बच गए 11, टोटल बच गए 50, इनटू में 11/50। ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ ड्राइंग ऑल द 3 स्पेड कार्ड्स। साइमल्टेनियस अकरेंस प्रोडक्ट। सेकंड ऑप्शन इसमें था कि कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट की बजाय विद रिप्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, क्या फर्क पड़ेगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि विद रिप्लेसमेंट जहां आ जाए वहां इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। इस S1 की अकरेंस का S2 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई कैसा भी कार्ड निकल जाओ पहले ड्रा में, सेकंड ड्रा से पहले उसको वापस रखना है। इफ कार्ड्स आर ड्रॉन 1/1 and with replacement,
probability of S1, S2, S3, it is equal to probability of S1 into probability of S2 into probability of S3 when S1 and S2 have already occurred. With replacement का केस दिया हुआ है, इवेंट की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ जाएगी, बी की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो बी के इक्वल आ जाएगी। मतलब कंडीशन खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई? पहले ड्रा में अगले स्टेप में आप इसको लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ S3। क्यों लिखा, ऐसा क्यों किया? पहले ड्रा में स्पेड कार्ड निकलने का कोई फर्क ही नहीं पड़ना। पहले ड्रा में स्पेड कार्ड निकाला, उसको वापस रख दिया, टोटल भी 52 और स्पेड भी 13। पहले और दूसरे दोनों ड्रा में स्पेड निकल चुका, दोनों में वापस भी रख दिया। तीसरे ड्रा से पहले आइडेंटिकल सिचुएशन, टोटल 52 और स्पेड 13। तो इन ईच केस प्रोबेबिलिटी विल बी 13/52, 13/52, 13/52, 1/4 का क्यूब, 1/4 का क्यूब। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी जब हम 1/1 और विद रिप्लेसमेंट 3 कार्ड निकाल रहे हैं, 1/1 एंड विद रिप्लेसमेंट। और लास्ट ऑप्शन है कि जब ये तीनों कार्ड हम साइमल्टेनियसली एक साथ इकट्ठे एक से ज्यादा कार्ड, आर्टिकल, बोल कुछ भी निकाल रहे हो, हमेशा कॉम्बिनेशन 13C3 अपॉन में 52C3। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट और साइमल्टेनियस ड्रा हमेशा आइडेंटिकल रिजल्ट देगा। यानी कि जहां विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है वहां आप कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दो अपनी कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए। 13C3 कितना आएगा? ऊपर 13 फैक्टोरियल, नीचे 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल। ये जो रिजल्ट है ना वो इसके इक्वल आएगा। 13 को ब्रेक कर लिया, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल पहले ही कैंसिल हो गया, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 फैक्टोरियल, 49 फैक्टोरियल से 49 फैक्टोरियल कैंसिल, क्या बचा ऊपर? 13 गुणा 12 गुणा 11, नीचे 52 गुणा 51 गुणा 50। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन सॉर्ट करनी है तो विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आप कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दें। विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में आप कॉम्बिनेशन अप्लाई कर लें। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। 3 कार्ड निकाल रहे हैं 1/1 और विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 cards are drawn 1/1 and without replacement. Find the probability of drawing 2 spade cards. Three cards are drawn 1/1 and without replacement. Find the probability of drawing 2 spade. 3 में से 2 स्पेड हैं, यानी कि एक नॉन स्पेड है। फिर अब वहां केस बनेंगे। केस कैसे बनेंगे? पहले ड्रा में स्पेड कार्ड निकल गया, दूसरे ड्रा में स्पेड कार्ड निकल गया, तीसरे में नॉन स्पेड निकल गया। S3 कॉम्प्लीमेंट, मैंने कॉम्प्लीमेंट और इवेंट का नाम बताया था। पहले ड्रा में स्पेड निकल रहा है तो S1 और स्पेड नहीं निकल रहा है तो S1 कॉम्प्लीमेंट। दूसरे ड्रा में स्पेड निकला तो S2 नहीं निकला तो S2 कॉम्प्लीमेंट। तीसरे ड्रा में स्पेड कार्ड निकला तो S3 और नहीं निकला तो S3 कॉम्प्लीमेंट। ये एक सिचुएशन है, क्योंकि एक एक करके निकाल रहे हो तो डिफरेंस आएगा। और पहले ड्रा में स्पेड, दूसरे में नॉन स्पेड, तीसरे में स्पेड, और पहले ड्रा में नॉन स्पेड, दूसरे में स्पेड और तीसरे में स्पेड। बेटा जहां कंफ्यूजन लग रहा है वहां बताएंगे, कोशिश करें थोड़ा सा। मैं मतलब सीधा क्वेश्चन आराम से करा सकता था, इतने टाइम में मैं आपके डाउट डिस्कस कर देता, बात खत्म। कि भी डाउट आए थे मैंने सोल्व कर दिए। मैं उन चीज़ों को पहले थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ ले, आप सारे क्वेश्चन निकाल दो।
एक क्वेश्चन निकालना का भी मकसद नहीं रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ रखा है ये निकाल दो बस। उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे आपका क्वेश्चन निकलना चाहिए, मेरी प्लानिंग ये होती है। सबसे पहले ये देखें इन तीनों सिचुएशंस में डिफरेंस है या नहीं है डिफरेंस, क्योंकि यहाँ जो नॉन स्पेड है वो तीसरे ड्रा में निकल रहा है, यहाँ नॉन स्पेड दूसरे ड्रा में निकल रहा है और यहाँ नॉन स्पेड पहले ड्रा में निकल रहा है। और जहां आ गया और, इसका मतलब यहाँ एडिशन थ्योरम लग जाएगी। एडिशन के नाम का बीच में प्लस आ जाएगा, प्लस ये सिचुएशन इससे डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है, मतलब इस सारे को अगर मैं ए कहूँ, इस सारे को बी और इस सारे को सी, तो तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, पेयर वाइज एक्सक्लूसिव। पहले वाले की प्रोबेबिलिटी S1 इंटू S3 इंटू S3 कॉम्प्लीमेंट प्लस S1 S2 कॉम्प्लीमेंट S3 प्लस S1 कॉम्प्लीमेंट S2 S3। अब मल्टीप्लिकेटिव ला, पहले ड्रा में स्पीड निकालने की प्रोबेबिलिटी 13/52, दूसरे ड्रा में स्पीड निकालने की प्रोबेबिलिटी 12/51 और तीसरे ड्रा में नॉन स्पीड निकालने की प्रोबेबिलिटी 39/50। 39/50 क्यों आया? क्योंकि टोटल कार्ड तो 50 बच गए, 2 निकल चुके, और तीसरे ड्रा में नॉन स्पीड है, तो नॉन स्पीड कितने होते हैं? 39 होते हैं, वो सारे के सारे फेवर में है, 39/50। सेकंड केस 13/52, 39/51 और 12/50। थर्ड केस 39/52, 13/51 और 12/50। ये केस आ गया, यानी कि इस पहली टर्म का 3 टाइम्स है, डिनोमिनेटर शब्द का सेम है, नंबरेटर भी सेम है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी 3 टाइम्स ऑफ 13 इंटू 12 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51 इंटू 50। ये था विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब मैं यही क्वेश्चन कॉम्बिनेशन की हेल्प से निकाल रहा हूँ। हमेशा कॉम्बिनेशन अप्लाई करना जब विदाउट रिप्लेसमेंट का केस हो तो। कैसे भाई? टोटल 3 कार्ड निकालने हैं, एग्जॉस्टिव केस तो हो गए, 52C3। मुझे 2 कार्ड स्पेड चाहिए, तो स्पेड कार्ड तो निकलेंगे स्पेड में से, फेवरेबल केस 13C2 इंटू 39C1। कैसे आया? स्पेड चाहिए, स्पेड 13 होते हैं, तो जो 2 स्पेड चाहिए वो तो 13 में से निकलेंगे, और एक जो नॉन स्पेड चाहिए वो 39 में से निकलेगा। 39 में से 1 और 13 में से 2। ये फेवरेबल, ये एग्जॉस्टिव। 13C2 इंटू 39C1 डिवाइडेड बाई 52C3। सिंप्लीफाई करोगे यही रिजल्ट आना। करके देखें, 13C2 आ गया 13 इंटू 12/2, 39C1 आ गया 39, 52C3 आ गया 52 इंटू 51 इंटू 50 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। 49 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करने के बाद लिख दिया मैंने। ये 3 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, नीचे है ऊपर आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा ऊपर? 3 इंटू 30 इंटू 12 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51 इंटू 50। ये आंसर और आपका ये आंसर दोनों से। अब जैसे एक बच्चे ने इसमें डाउट भेज रखा है कि चेस जो बोर्ड होता है, चेस जो बोर्ड होता है उसमें से 3 स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं, 3 स्क्वायर। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 एक कलर के हैं और एक दूसरे कलर का है, यानी कि या तो 2 ब्लैक और 1 वाइट, या 2 वाइट और 1 ब्लैक। दोनों सिचुएशन अलग अलग हैं। एक तरफ 2 वाइट और 1 ब्लैक, दूसरी तरफ 2 ब्लैक हैं और 1 वाइट है। हमें अच्छी तरह पता है चेस बोर्ड में टोटल 64 स्क्वायर होते हैं। चेस बोर्ड में टोटल कितने स्क्वायर होते हैं? 64। उसमें से आधे
ब्लैक है। बट आई थिंक ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे इसमें कि भाई टोटल 3 कार्ड निकालने हैं, उस तीन में से एग्जैक्ट 2 स्पेड है। तो ये सारी कैलकुलेशन करने की बजाय आप सीधा यहाँ कॉम्बिनेशन अप्लाई करना, सीधा कॉम्बिनेशन। 13 में से 2 निकलेंगे, 39 में से 1 निकलेगा, अपॉन में एग्जॉस्टिव 52C3 इकट्ठे निकलेंगे, वहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 64 स्क्वेयर्स में से 3 स्क्वेयर हमें सिलेक्ट करने हैं। थ्री स्क्वेयर्स are selected. Exhaustive case 64C3, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। एग्जॉस्टिव केस 64C3 होंगे। फेवर में कह रहा है कि 2 एक कलर के और 1 दूसरे कलर का, यहां भी डिफरेंस आएगा। अगर कह देता है कि 2 आर व्हाइट एंड 1 इज ब्लैक, या फिर 2 आर ब्लैक एंड 1 इज व्हाइट, और थर्ड सिचुएशन कहता है 2 आर ऑफ 1 कलर एंड थर्ड इज ऑफ अनदर कलर। डिफरेंस है तीनों सिचुएशंस में। इन दोनों सिचुएशंस की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। 2 व्हाइट 32 होते हैं, आधे व्हाइट आधे ब्लैक, तो 2 व्हाइट और 1 ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 32C2 इंटू 32C1 अपॉन में 64C3, पहले पार्ट की प्रोबेबिलिटी। टोटल 64 में से आधे ब्लैक और आधे व्हाइट, 2 व्हाइट हैं और 1 ब्लैक है, तो व्हाइट निकलेंगे 32 में से 32C2, और 1 सिलेक्ट करने हैं स्क्वायर, दूसरा कलर हो गया। इस केस की प्रोबेबिलिटी भी यही आएगी। इस केस की प्रोबेबिलिटी, इसमें 2 ब्लैक हैं तो 32 में से 2 32C2, 1 व्हाइट आउट ऑफ 32C1 अपॉन में 64C3। जिसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है निकलवाइए। जो क्वेश्चन मुझे निकालना है वो इन दोनों का सम है, इन दोनों का सम। क्यों? क्योंकि इसमें तो ये कह रहा है कि भाई 2 तो एक कलर के हों, अब वो 2 व्हाइट भी हो सकते हैं, 2 ब्लैक भी हो सकते हैं। 2 व्हाइट हुए और 1 ब्लैक हुआ तो प्रोबेबिलिटी ये आएगी, और 2 ब्लैक और 1 व्हाइट हुआ तो प्रोबेबिलिटी ये आएगी। लेकिन ये कह रहा है कि 2 एक कलर के, कलर का नाम नहीं बताया, और तीसरा डिफरेंट कलर का, तो 2 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 2 पॉसिबिलिटी। उस केस में जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी जाएगी वो 32C2 इंटू 32C1 अपॉन 64C3, और इस सारे का क्या हो जाएगा? डबल है। जैसे मैंने केस बनाए थे S1 S2 S3 कॉम्प्लीमेंट, वैसे ही केस बन जाएंगे कि 2 व्हाइट हैं और 1 ब्लैक है, या फिर 2 ब्लैक और 1 व्हाइट। दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, इसीलिए लास्ट में वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डाउट था। ठीक है, और भी डाउट है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं और बता देता हूं कि अभी मैंने बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बेटा मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए मैंने तीनों सिचुएशन लिखी हैं, आपको समझाने के लिए मैंने तीनों सिचुएशन लिखी हैं। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 64 जो 3 स्क्वायर हम सिलेक्ट करें उसमें से 2 तो एक कलर के हों, और तीसरा जो स्क्वायर हो दूसरे कलर का हो। कलर का नाम नहीं बताया। अगर ये कहता कि 2 व्हाइट हो और 1 ब्लैक हो तो मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता, फिक्स हो गया
कि 2 वाइट ही लेने हैं और एक ब्लैक है, तो 2 वाइट आउट ऑफ 32 C2, एक ब्लैक आउट ऑफ 32 C1। दूसरा केस था 2 ब्लैक और एक वाइट, 2 ब्लैक आउट ऑफ 32 C2, एक ब्लैक 32 C1। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन क्या है कि जो 3 कार्ड है ना, 3, उसमें से 2 तो एक कलर के हों, ये कलर का नाम नहीं बता रहा, मतलब ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे, कलर का नाम नहीं बता रहा कि जो 3 स्क्वायर सिलेक्ट हो रहे हैं उसमें से 2 तो एक कलर के हों। क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में, एक बार फिर से, यही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 स्क्वायर्स ऑफ 1 कलर। कलर का नाम नहीं बता रखा, अगर कलर का नाम बता देता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता। अब मुझे केस बढ़ाने पड़ेंगे, भाई 2 व्हाइट भी हो सकते हैं, 2 ब्लैक भी हो सकते हैं, व्हाइट 2 हुए तो ब्लैक 1 होगा, ये प्रोबेबिलिटी, ब्लैक 2 हुए तो व्हाइट 1 होगा, ये प्रोबेबिलिटी। लेकिन लास्ट में दोनों को क्या करोगे, कंबाइन का मतलब दोनों को ऐड करेंगे, तो आपके पास ये केस बन जाएगा। ठीक है, मैं बात कर रहा था इंडिपेंडेंट इवेंट की। इवेंट इंडिपेंडेंट जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, व्हेन द अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर। एक इवेंट की अकरेंस दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को प्रभावित ना करे तो वहां जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। चेक करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होगा, 2 इवेंट्स A and B associated with a random experiment are called independent if probability of their simultaneous occurrence equal to probability of A into probability of B। 2 इवेंट्स के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल है तो वो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे। अब आप कहोगे ये कहां से आ गया, उसका रीजन देखें। मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेटिव लॉ, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव लॉ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बताई थी, ए की प्रोबेबिलिटी इनटू बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है, जो मल्टीप्लिकेटिव लॉ बताया, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनटू दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्योंकि इवेंट इंडिपेंडेंट है इसलिए इस ए की अकरेंस का इस बी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कार्ड 1 बाई 1 निकाल रहे हो, स्पेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी और विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हो। स्पेड कार्ड चाहे पहले ड्रा में निकाल लो, चाहे दूसरे में निकाल लो, चाहे तीसरे में निकाल लो, हर बार स्पेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी 13/52। यानी कि पहले ड्रा में स्पेड निकालने का दूसरे ड्रा में स्पेड निकालने के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ए की अकरेंस का बी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बी की जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ गई। तो मैंने इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को किससे रिप्लेस कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। इट इज द मेथड टू चेक वेदर द 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। किसी भी, जैसे एक एग्जांपल आपसे दे सकता है, सैंपल स्पेस दे दिया, इवेंट ए दे दिया 1 2, इवेंट बी दे दिया 3 5 6। आपसे ये पूछ लेगा इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं, चेक वेदर the 2 events A and B associated with this random experiment are independent or not। आप यहाँ से A इंटरसेक्शन B निकालोगे, A इंटरसेक्शन B केवल एक सैंपल पॉइंट कॉमन है 2 आ गया, A की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6, B की प्रोबेबिलिटी होगी 4/6 और A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी होगी
अकेला एक सैंपल पॉइंट फेवर में 1/6। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1/6 तो आ जाता है तो मैं कहूँगा ये दोनों इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट। 2/6 इंटू 4/6 3, ये तो 2/9 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 1/6। इसका मतलब ये जो दोनों इवेंट जो कि इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, जिसका सैंपल स्पेस दिया हुआ है, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं है। हाउ वी विल चेक वेदर द गिवन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट। आपसे कह रहे हैं व्हेन one card is drawn from a pack of 52 cards. One card is drawn from 52 cards. इवेंट ए कह दिया कार्ड ड्रॉन इज एन एक और किंग। सपोज इवेंट बी कह दिया कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन। इवेंट ए अक्कर कब होगा, जब वो निकाला हुआ कार्ड या तो एक हो या किंग हो। इवेंट बी अक्कर कब होगा, निकाला हुआ कार्ड या तो किंग हो या क्वीन हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एक और किंग, 4 एक होते हैं, 4 एक होते हैं बेटा। अगर सारे के सारे इंटरेस्टेड हैं, सारे के सारे बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 5 7 10 बच्चे कनेक्ट होते हैं तो फिर देखो थोड़ा सा फील होगा। अगर सारे के सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसमें कंटिन्यू कर सकता हूं, आपके डाउट डिस्कस कर दूंगा। क्या विचार है बताओ। सर कंटिन्यू करें। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें निकालते हैं, 20-25 मिनट आगे देख लेंगे। उसके बाद इवेंट बी है या तो किंग या क्वीन, किंग या क्वीन, तो ए की प्रोबेबिलिटी आएगी 4 एक और 4 किंग, 8 हो गए। तो ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 8/52। किंग या क्वीन, 4 किंग 4 क्वीन, ये प्रोबेबिलिटी भी 8/52। अब कोई कार्ड कॉमन है दोनों में, किंग कार्ड यहां भी आ रहे हैं, यहां भी आ रहे हैं। इसका मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी होगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हो गए। ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हो गए, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 4/52 आ गई। कैसे हुआ, क्योंकि किंग कार्ड यहां भी शामिल है इवेंट ए में, किंग कार्ड इवेंट बी में भी शामिल है, तो कॉमन हो जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 4/52 हो जाएगी। क्या ये आ गया आपके पास 2/13, ये आ गया 2/13, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आया 4/169, ये आ रहा है 1/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देयरफॉर द टू इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। मतलब हमसे चेक करवा सकता है कि दिए हुए इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं, हम इस प्रकार चेक। क्वेश्चन देखिए, इसमें जो डाउट था, एक तो मैंने आपको बता दिया कि 3 स्क्वायर्स हैं चेस बोर्ड के, वो हमें उसमें से सिलेक्ट करने हैं 64 में से। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 एक कलर के हैं और एक दूसरे कलर का है। अगला क्वेश्चन है 3 कॉइन्स आर टोस्ट टुगेदर, 3 कॉइन एक साथ टोस्ट किए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड and tails, find the probability of getting head and tail alternatively। इसका मतलब क्या हुआ, head and tail alternatively। when 3 coins are tossed, when 3 coins are tossed, sample space,
बेटा टोटल सैंपल पॉइंट 8 है, 8। आपको इनमें वो सैंपल पॉइंट उठा लो जिसमें हेड और टेल अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव। एक तो ये है और एक ये है, दो ही केस है बस भाई, यहीं से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। हेड और टेल अल्टरनेटिव, हेड टेल हेड या टेल हेड टेल, तो दो केस ऐसे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे निकलवाई उसके फेवर में। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली, ठीक है। अल्टरनेटली हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 2/8, इट विल बी 1/8। इसी क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लिस्ट वन हेड, एट लिस्ट कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। वो सारे सैंपल पॉइंट फेवर में होंगे जिनमें कम से कम एक हेड आया हुआ है। एक फेवर में नहीं है बस ये बड़ा, क्योंकि इसमें हेड की संख्या एक भी नहीं है। हेड अगर एक आया हुआ है तो भी फेवर में है, हेड अगर दो आए हुए हैं वो भी फेवर में है, हेड तीनों आए हुए हैं वो भी फेवर में है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी, ऑफ गेटिंग एट लिस्ट वन हेड, एट लिस्ट वन हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ गई 7/8 आ गई, 7/8। एट लिस्ट वन टेल 7/8, एट मोस्ट वन हेड, एट मोस्ट वन हेड मतलब एट लिस्ट और एट मोस्ट से कितना डिफरेंस आ रहा है। एट मोस्ट वन हेड, हेड की संख्या मैक्सिमम एक, ज़्यादा से ज़्यादा एक, तो हेड की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। मैक्सिमम एक हेड हो, उससे कम चल सकते हैं। तो कम कितने, इसमें एक भी हेड नहीं है, तो उस केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/8 हो जाएगी।